Hello guys, I am Mohit Singh from IIT Roorkee and today we are going to be looking at atomic, molecular and equivalent masses. बेसिक मोल कंसेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग तभी होगा जब ये आपको कंसेप्ट अच्छे से आते होंगे। तो इस लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनना। आज हम बात करेंगे एटॉमिक मास की, उसके बाद हम बात करेंगे एवरेज एटॉमिक मास की, फिर मॉलिक्यूलर मास, फिर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इक्विवेलेंट मास। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम एटॉमिक मास से। एटॉमिक मास तो इसकी सिंपल डेफिनेशन है, क्या है? मास ऑफ एन एटम। मास ऑफ एन एटम। तो हम कुछ एटम लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया हाइड्रोजन, उसके बाद हमने लिया नाइट्रोजन, उसके बाद हमने लिया ऑक्सीजन, उसके बाद हमने लिया क्लोरीन। ठीक है। तो हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन डिफरेंट है, नाइट्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन डिफरेंट है, ऑक्सीजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन डिफरेंट है, एंड सिमिलर केस फॉर क्लोरीन एज वेल। तो हम इनके मास ऑफ एटम को किस यूनिट में रिप्रेजेंट करें, वो यूनिट हमारे पास थी ही नहीं। तो साइंटिस्ट ने एक यूनिट बनाई, वो थी AMU। दिस इज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट। इसको कैसे डिफाइन किया गया? हमने कार्बन का मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप लिया, दैट इज 12C6। वैसे तो 13C6 भी होता है, 14C6 भी होता है, दिस वुड बी 6, लेकिन हमने लिया 12C6 क्योंकि ये सबसे ज्यादा अबंडेंट है। और हमने AMU को कैसे डिफाइन किया? हमने AMU को डिफाइन किया मास ऑफ वन एटम ऑफ 12C6 डिवाइड बाय 12 कर दिया हमने। इसको डिफाइन किया हमने एक AMU। एक AMU इसको हमने डिफाइन किया। ये आपको बात समझ आई या नहीं? देखो AMU को कैसे डिफाइन किया हमने? मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12C6, उसमें एक एटम में कितना मास है उसका 1/12 पार्ट को बोला जाता है 1 AMU, और इसकी वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब आप सोच रहे होंगे इन सब चीजों को मेजर किया कैसे जाता है, क्योंकि ये बहुत स्मॉल मास है। सो व्हेन यू नीड टू मेजर स्मॉल मासेस, you have to do a special technique that is known as mass spectroscopy. Spectroscopy, and the device that is used to measure the mass is known as mass spectrometer. Spectrometer समझ आ गया? बिल्कुल समझ आ गया होगा। ठीक है। तो 1 AMU की वैल्यू याद रखना 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और 1 AMU हमने डिफाइन क्या किया है? मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12C6 डिवाइड बाय 12। होपफुली ये बात क्लियर है। अच्छा, अब एक और चीज हम देखने वाले हैं, वो क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास। जैसे देखो, हमने एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या किया था? हाइड्रोजन का कितना निकालेंगे हम एटॉमिक मास? इसका एटॉमिक मास कितना है? वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय AMU। ये है इसका एटॉमिक मास। नाइट्रोजन का कितना होगा? 14 AMU, ऑक्सीजन का कितना होगा? 16 AMU, और क्लोरीन का कितना होगा? 35.5 AMU। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्लोरीन का 35.5 कैसे होगा? जस्ट मैं रिलेटिव एटॉमिक मास के बाद आपको यही समझाने वाला हूं कि पॉइंट में कैसे आता है एटॉमिक मास। ठीक है। खैर, अभी हम आते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास पे। तो जैसा मैंने बोला, एटॉमिक मास में हमने क्या किया? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन निकाले, मल्टीप्लाई कर दिया AMU से। रिलेटिव एटॉमिक मास में हम क्या करते हैं कि जो इसका एटॉमिक मास है, बेसिकली हम क्या करते हैं, मास ऑफ एन एटम हम लेते हैं, मास ऑफ एन एटम डिवाइड बाय क्या कर देते हैं हम इसका? 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ 12C6। होपफुली आपको समझ आया होगा। रिलेटिव एटॉमिक मास में क्या कर रहे हैं हम? एटॉमिक मास में मल्टीप्लाई कर रहे थे बेसिकली, लेकिन इस केस में हम डिवाइड कर रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको एटॉमिक मास की डेफिनेशन ज्यादा अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ओके, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, क्या देखना है आगे हमें? एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या देखना है? एवरेज एटॉमिक मास। अब जैसे कि मैंने बोला, क्लोरीन का आपने देखा होगा कितना होता है?
17 एटॉमिक नंबर और 35.5 जो होता है इसका एटॉमिक मास होता है। ये कैसे पॉसिबल है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि 17 न्यूट्रॉन है एंड यू हैव 18.5 प्रोटॉन, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो देखो ये एक्चुअली में एवरेज एटॉमिक मास है। अब देखो नेचर में क्या होता है, क्लोरीन जो होता है हमें आइसोटोप के फॉर्म में मिलता है। एक होता है इसका आइसोटोप 1736, एक होता है Cl 1735। तो मान लेते हैं ये वाला जो पार्ट है इसकी अबंडेंस है 50%, इसकी अबंडेंस है 50%। ये मैं मास अबंडेंस बता रहा हूं, क्या है ये? मास अबंडेंस। तो हम क्या करते हैं एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए, एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे निकालेंगे? आपको समझ आ ही गया होगा एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे। तो 36 वाले का कितना है? 36 इंटू 50/100 प्लस 35 इंटू 50/100। तो इससे क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा 35.5 मिल जाएगा AMU, दैट इज योर एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। होपफुली आपको समझ आया होगा। समझ आया? क्या किया हमने? बेसिकली उसका एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज अबंडेंस। समझ आ गया? होपफुली ये क्लियर हो गया। ठीक है, चलो एवरेज एटॉमिक मास देख लिया। अब सिमिलर डेफिनेशन होती है किस केस में? सिमिलर डेफिनेशन होती है मॉलिक्यूलर मास में। देखो मॉलिक्यूलर मास और होता है एवरेज मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? जैसे एटॉमिक मास क्या था? मास ऑफ एन एटम। मॉलिक्यूलर मास होगा मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? मान लेते हैं एक H2O मॉलिक्यूल लिया, तो हम क्या करेंगे? 2 इंटू मास ऑफ H एटम प्लस 1 इंटू मास ऑफ O एटम। तो मास ऑफ H एटम क्या है? 1 AMU, तो 2 AMU प्लस ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 AMU। तो मास ऑफ मॉलिक्यूल H2O विल बी 18 AMU। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि मॉलिक्यूलर मास सिंपल डेफिनेशन है, मास ऑफ मॉलिक्यूल होता है और मास ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने के लिए हम मास ऑफ एटम कैलकुलेट कर लेंगे, जितने भी एटम से वो मॉलिक्यूल कंसिस्ट करता है, जिनसे वो बना है। चलो एवरेज मॉलिक्यूलर मास समझ आ गया होगा आपको कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए एक H2O का हमने लिया है सिंपल आइसोटोप जैसे 16 वाला, और एक हमने ले लिया H2O का 18 वाला। तो बोलेगा कि H2O का एवरेज मॉलिक्यूलर मास बताओ, तो इसकी परसेंटेज अबंडेंस दे दी 40%, इसकी दे दी 60%। तो आप समझ ही गए होंगे क्या करना है। इसका अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो वो कितना आएगा? अभी हमने कैलकुलेट किया 18, इस केस में कितना आएगा? 20, क्योंकि 2 उसमें एक्सेस आ गया है आपके पास। तो मॉलिक्यूलर मास इसका कितना आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास वुड बी इक्वल्स टू 20। तो हम क्या करेंगे? 40/100 इंटू 18 प्लस 60/100 इंटू 20। तो ये आपका हो जाएगा एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ये बात आपको क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, ये समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है ग्राम एटॉमिक मास। क्या है? ग्राम एटॉमिक मास। चलो ये देखते हैं अब हम ग्राम एटॉमिक मास देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं पे आपको जो टर्म है मोल की वो मिलेगी। देखो बेसिकली ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या है? इसका मतलब है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एटम। इसका मतलब ये है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एटम। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है हमारे पास, तो अगर किसी ने बोल दिया हमसे कि इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना है, तो इसका ग्राम एटॉमिक मास होगा इसके 1 मोल एटम में जितना वेट है उतना। अब समझना ध्यान से, देखो 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ये होती है कि नहीं होती? होती है। मतलब क्या है इसका 1 मोल का? कि 1 मोल में इतने नंबर ऑफ H एटम्स होंगे। अभी हम H एटम्स की बात कर रहे हैं, तो अगर हमें ग्राम एटॉमिक मास हाइड्रोजन का निकालना है तो हमें एक एटम का मास पता होना चाहिए। वो कितना होता है? 1 AMU। 1 AMU होता है, यानी 1 AMU कितना वेट होता है? 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg होता है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। समझ आ गया? एक एटम का इतना वेट है, तो इतने एटम का कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23।
और इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1 AMU 1 आंसर। तो 1 ग्राम पर मोल आप इसे लिख सकते हो। ये आपको समझ आ गया होगा। देखो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि H एटम्स ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब नंबर ऑफ H एटम जो थे हमारे 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, और AMU से ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं कि वो सब कैंसिल हो जाता है और 1 ही आ जाता है। मतलब क्या हुआ ऐसा कहने का कि जो उसका एटॉमिक मास होगा वही उसका ग्राम एटॉमिक मास भी होगा, बस यूनिट चेंज हो जाएगी। समझ आया? जैसे ऑक्सीजन के केस में समझाता हूं। ऑक्सीजन का कोई बोले हमसे कि एटॉमिक मास कितना है, आप बोलेंगे 16 AMU, और इसका एटॉमिक मास है 16 ग्राम पर मोल। समझ आया है नहीं? मतलब एक मोल ऑक्सीजन के एटम ले लो तो उनका वेट होगा 16 ग्राम। ये टर्म जो है ऐसी बैठी है कि एक इसका आंसर 1 आता है। तो ये है डिफरेंस, समझ आ गया होगा। चलो ऐसे ही सिमिलर होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, उसमें क्या करना है, उसमें सिंपल यही करना है, बस उसमें मॉलिक्यूल का मास लेना है हमको। मॉलिक्यूल का मास जो होगा वही उसका होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। अब एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम, एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम, जिसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास, देखो इक्विवेलेंट मास को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इक्विवेलेंट मास को हम डिफाइन करते हैं मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है? एसिड के लिए बेसिकली होता है, एसिड के लिए उसकी नंबर ऑफ H प्लस देने की टेंडेंसी, बेस के लिए होता है ये नंबर ऑफ OH माइनस देने की टेंडेंसी। बेसिकली ये याद रखना इक्विवेलेंट कंसेप्ट में क्या होता है, जो कि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ये होता है, अभी के लिए आप ये याद रख लो कि 1 इक्विवेलेंट ऑफ एसिड रिएक्ट्स विथ 1 इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ये हमेशा ट्रू है, हमेशा ट्रू है। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में। बेसिकली अभी आपको याद रखना है कि इक्विवेलेंट मास होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है? एसिड के लिए होता है नंबर ऑफ H प्लस आयन, बेस के लिए होता है नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस। तो अगर आपसे कोई बोले कि इक्विवेलेंट मास निकालो किसका, H2SO4 का निकालो, तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन 4 है तो 64, 64 प्लस 32 96, 96 प्लस 2 98। H प्लस कितने देगा? H2SO4 2 देगा, तो इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा 49 इक्विवेलेंट मास। होपफुली आपको चीज समझ आई होगी। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेस लेक्चर एंड कंटिन्यू रखेंगे सीरीज। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ नेक्स्ट एंड न्यू टॉपिक। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।